वेलकम टू कॉमर्स एक्सिस। कॉमर्स एक्सिस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने इनकम टैक्स की 10th क्लास करने वाले हैं। तो 10th क्लास का मतलब ये है कि हम लोग अपना जो टीडीएस है उसको कंप्लीट करेंगे। हम लोग इसमें देखेंगे कि टीडीएस का मतलब क्या होता है और टीडीएस की आखिरकार जरूरत क्यों है सरकार को। हाँ, सरकार मतलब कि जनरली टैक्स क्यों नहीं लगा देती, वो टीडीएस क्यों कलेक्ट करती है लोगों से। और उसके बाद में जब टीडीएस अगर कलेक्ट कर लिया तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स कौन से होते हैं उसके लिए, एंड उसके बाद में हमको कब और किस टाइम पे टीडीएस को फाइल करना होता है। तो आज की क्लास में हमारा ये सब कुछ रहेगा। और तो सभी बच्चे अपने अपने कॉपी पेन को आज उठा के बैठेंगे क्योंकि टॉपिक थोड़ा ज्यादा अच्छा है। कैसा है बेटा? टॉपिक थोड़ा ज्यादा अच्छा है, तो सभी लोग अपने क्या करेंगे, सभी लोग अपने अपने कॉपी पेन को उठा के बैठेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2-3 दिन अभी क्लास नहीं आई पिछले कुछ दिनों से। ठीक है, आज से रेगुलर क्लासेस चलेंगी, आज से कुछ नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग टीडीएस का मतलब देख लेते हैं। देखो टीडीएस क्या होता है। अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। मतलब टैक्स का क्या हुआ, आपको कुछ भी टैक्स देना था। मतलब मानो कि आपकी कोई भी इनकम है, ठीक है, मानो कि 100 रुपीज की आपकी इनकम है, इसके ऊपर से कुछ आपको टैक्स लगाना था जो कि गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है। ठीक है, गवर्नमेंट फिक्स करती है, कोई पर्सन टू पर्सन फिक्स नहीं करेगा। तो मानो कि जैसे इसके ऊपर अगर 10% का क्या कर रखा है, इनकम टैक्स का फिक्स कर रखा है रेट, तो इसके बाद में इसके ऊपर इनकम टैक्स कितना रुपए लगेगा बेटा? 10 रुपीज लगेगा, है ना। तो अब ये जो 10 रुपीज है ना, जो कोई भी आपको ये पेमेंट जो दे रहा था 100 रुपीज, ठीक है, वो आपके पास में आएगा। मानो कि ये पर्सन ए है, ठीक है, आप हो पर्सन बी जिसको पैसे लेने हैं, आप इसकी तरफ देख रहे हो। ठीक है, ये आपके पास में यहाँ पे रास्ते में 100 रुपए लेके आता है, 100 रुपए लेके आता है, यहाँ पे लाके उसको 90 रुपए कर देता है। और 10 रुपए क्या करते हैं, 10 रुपए अलग से रख लेता है। जब आप इसके पास में जाते हो, ठीक है, अब मानो कि आप यहाँ पे आके मिले और जब आपने इससे बोला कि भैया ला मेरे 100 रुपए, ठीक है, लाओ मेरे 100 रुपए जो आपको मुझे देने थे, वाले मेरे रुपए दे दो इनकम के। तो इसने आपसे बोला, ए ने क्या बोला बी से? ए ने बोला कि ठहरो, मैं तुमको 100 रुपए नहीं दूंगा, मैं तुमको कितने रुपए दूंगा? सिर्फ और सिर्फ 90 रुपए दूंगा। ठीक है, तो बी को बड़ी गुस्सा आई, बोला यार तू मेरे पैसे देने के लिए आया कि मेरे मतलब मेरे पैसे तू काट रहा है। ठीक है, तो ए ने उसको समझाया, ए ने बोला भाई समझ मेरी बात, देख मैं कुछ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स बना रखे कि मुझे टैक्स देना है तेरी इनकम पे, मुझे क्या करना है, टैक्स देना है तेरी इनकम पे। तो बी बोलेगा ए से, भाई तो अपनी इनकम पे अपने आप से टैक्स दो, तुम हमारी इनकम पे टैक्स क्यों देते हो? तो ए बोलेगा कि यार क्योंकि सरकार ने ऐसा रूल्स बना रखा है कि कोई भी एम्प्लॉयर है, ठीक है, या कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी भी चीज की पेमेंट कर रहा है, ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि पेमेंट कर रहा है किसी भी और अदर पर्सन को, तो उस वाले केस में उस वाले पर्सन को अपने यहां से टैक्स को काटना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इसने यहीं से टैक्स को काट लिया तो आप इस चीज को समझो कि ये हमारा क्या कहलाए बेटा? टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स। मतलब सोर्स पे ही जहां से आपको इनकम अर्जित होनी थी, मतलब इसको जो 100 रुपए की जो इनकम जो आनी थी एक बी को, ठीक है, इसने यहीं से इसका टैक्स क्या कर दिया, काट दिया। तो जब इसने यहां से इसका टैक्स को काट दिया तो इसके बाद में हमने क्या कहा बेटा, इसको इसको हमने कहा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, या फिर जिसको हम लोग टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, मतलब ऐसे ऐसे करके कहते हैं। तो 10 रुपए जो है, अब सुनो, ठीक है, ये तो इसने इसको समझा दिया, तो ये 90 रुपए लेके अपने घर गया। अब इसके बाद में जो 10 रुपए जो बच गए इसके बाद में, ठीक है, बी की कहानी खत्म, तो बी को हटा देते हैं। ठीक है, और इसको भी चलो मिटा दें यहां से, और बी की कहानी भी खत्म हो गई। अब कहानी बचती है ए की और गवर्नमेंट की। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लिख देते हैं। तो अब कहानी बचती भैया इन दोनों की। जब इसने क्या किया था, इसने 100 रुपए के बदले में उसको 90 रुपए दिए थे, है ना, और 10 रुपए क्या किए थे, इसने अपने पास में रख लिया था। क्या ये 10 रुपए एक ही जेब में जाएंगे? मुझे बता दो, क्या ये 10 रुपए एक ही जेब में जाएंगे? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा प्रोविजन बना रखा है कि तुम ये रुपया अपने पास में एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन तक रखोगे और उसके बाद में तुम क्या करोगे, हमारे पास में इसको फाइल कर दोगे। ठीक है, वो डेट्स हैं, हर किसी की अलग अलग डेट्स हैं, तो वो हम लोग आगे देखेंगे भी किसी क्या डेट्स होती हैं, तो वो हम लोग उसके हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस इतना से ध्यान रखो कि ए को क्या करना पड़ेगा, ए को सर्टेन स्पेसिफाइड डेट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो जो 10 रुपए जो है ये क्या करने पड़ेंगे, भरने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, और अगर ये डिले करता है तो इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर चार्ज लगता है, किसके ऊपर, ए के ऊपर। तो इस वाले केस में अगर देखा जाए तो कुल मिला के बी को ही फायदा है, क्योंकि ना इसको इनकम टैक्स की अब कोई चिंता ही नहीं है ना, टैक्स भरने की कोई चिंता नहीं। बी को क्या है कि बी ने क्या कहा भैया, बी ने कहा कि मेरा तो टैक्स ए ने काट लिया, मुझे इस चीज की कोई चिंता नहीं है। बट एट द एंड में क्या होता है ना, गवर्नमेंट इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। एट द एंड में गवर्नमेंट क्या करती है, आपके ऊपर जो 100 रुपए की जो इनकम हुई थी ना बेटा, उस 100 रुपए को पूरे की पूरी कंप्यूट करेगी। ठीक है, क्या करेगी, कंप्यूट करेगी। लेकिन अब बी को क्या है, बी को तो 90 रुपए रिसीव हुए, क्योंकि 10 रुपए तो उसने पहले टैक्स में दे दिए, है ना, उसने अपने तो टीडीएस कटवा दिया था एट सोर्स पे। तो बी उससे बोलेगा गवर्नमेंट से कि यार मुझे एक बात बताओ, तुम ए तो मेरे से काट ही रहा है टैक्स,
ए ने तो मुझसे टैक्स काट ही लिया, अब तुम भी मुझसे टैक्स काट रहे हो किसके ऊपर, 100 रुपए के ऊपर, जबकि ए तो पहले से ही 100 रुपए के ऊपर टैक्स काट रखा है। मतलब मेरी तो जितनी इनकम नहीं, मेरे पे तो टैक्स उससे ज्यादा लग रहा है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखो ये करती है, वो क्या करती है ना, वो ये नहीं देखती कि आपको कहाँ से टीडीएस कटा है कहाँ से नहीं कटा, वो क्या करेगी आपके 90+10 कर देगी और वो आपको पूरा 100 रुपए कर देगी, ठीक है। उसके बाद में अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बी से कहेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है हमारे यहाँ की आईटी, ठीक है, वो कहेगी इससे, किसे, बी से, कि भैया तुम ऐसा करो जहां पे तुमने टीडीएस अपना कटवाया है वहां से क्या लेके आओ, सर्टिफिकेट लेके आओ। क्या लेके आओ बेटा, सर्टिफिकेट लेके आओ, ठीक है। तो अब बी क्या करेगा, बी ए के पास में भागता हो जाएगा, उससे आके बोलेगा कि भैया मुझे वो सर्टिफिकेट दो यार, मेरा वहां पे ज्यादा टैक्स कट रहा है, ठीक है, क्यों मेरी जान निकाल रहे हो, तुमने भी टैक्स काट लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी टैक्स काट लेगी, अब मेरे को उसका सर्टिफिकेट बना के दो, ठीक है। तो एक ही अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करेगा, इसको सर्टिफिकेट देगा। वो किस चीज का सर्टिफिकेट देगा बेटा, कि मैंने इससे टैक्स काटा है सो एंड सो डेट पे, और इतना इतना इसका इनकम था, इतना इतना इसके ऊपर टैक्स काटा गया है इसी सेक्शन के थ्रू, वो चीजें उसमें लिखी जाती हैं। हालांकि हमें सर्टिफिकेट के अंदर क्या लिखा जाता है क्या नहीं लिखा जाता है ये नहीं पढ़ना, बट हमें ये चीज पढ़नी है कि सर्टिफिकेट कौन बनाता है। तो अब तो क्या करेगा ना, बी यहां से इससे सर्टिफिकेट लेके आएगा, किससे, ए से। बी कहेगा ए से कि मुझे सर्टिफिकेट दो, अब इसने इसको क्या किया, सर्टिफिकेट को इशू कर दिया। अब बी जो होगा ना, बी क्या करेगा, बी जाके आईटी मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाके कहेगा ये लो भैया मेरा सर्टिफिकेट, अब मुझे इसमें क्या करो, रिबेट दे दो, ठीक है। तो जो इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट होगा बेटा, वो फाइनल जब आपकी क्या करेगा, टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, उसमें से 10 रुपए को काट देगा, तो अब आपकी जो टैक्सेबल जो इनकम रहेगी वो फिर से कितनी रहेगी, 90 रुपए ही रहेगी। कंसेप्ट क्लियर हुआ सारा का सारा, कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा, कोई डाउट, कुछ भी ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई हो। अब देखो पूरा का पूरा कंसेप्ट बताने के पीछे लॉजिक्स क्या क्या थे, कि आपको पढ़ना क्या क्या है इसमें। जो जो चीजें मैंने बताई है ना, सबको रिकॉल करो एक बार, पूरा अपने दिमाग में रिकॉल कर लो, ठीक है। सबसे पहले तो हमको क्या पढ़ना है, फॉर्म्स पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे इसने टीडीएस काट लिया था ना, तो अब इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में कौन सा फॉर्म भरना है वो पढ़ना है। इसकी डेट्स पढ़नी है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि एक स्पेसिफाइड डेट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको रिटर्न फाइल करना है, किस डेट को इसको रिटर्न फाइल करना है वाली डेट्स हमको पढ़नी है, ठीक है। कौन से वाले सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं ये हमको पढ़ना है, और किस रेट पे टैक्स पे कितना टीडीएस लगता है, ठीक है, ये चीज हमको पढ़नी है, टीडीएस का रेट हमको पढ़ना है। हालांकि टीडीएस का रेट बहुत बड़ा है, मतलब 192, 194 और 193, ये 3 सेक्शन है इसमें, ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब ऐसे करके बहुत लंबे तक आपको बहुत ज्यादा सेक्शंस ध्यान में देने की बात है, लेकिन हमको इसमें कुछ स्पेसिफिक करके पढ़ेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे, मतलब कि ऐसा नहीं कि सारे के सारे याद कर लो, ये भी याद कर लो वो भी याद कर लो, ऐसा नहीं पढ़ना, ठीक है। और हमको हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो हमारा जो मतलब जो अदा करता जो हमको पेमेंट जो कर रहा है पर्सन, जो भी कोई हमको पेमेंट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वही हमारा टीडीएस काटेगा, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे बच्चे। पूरी की पूरी कहानी को एक बार अपने दिमाग में रिकॉल करो, जितनी भी कहानी थी, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि टीडीएस क्या है और कैसे कैसे होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशंस पे, जो कि बुक्स में मतलब किताबी बातें हैं। हालांकि किताबी बातों पे मेरा कम ध्यान रहता है, मेरे को मतलब ऐसा रहता है ना कि आपको चीजें पहले समझाई जाए, है ना, पहले आपको चीजें समझाई जाए और उसके बाद में फिर उन चीजों को पढ़ाया जाए कि देखो ये चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसे होती है। तो आपको जनरली अगर मैं उठा के थ्योरी लेके आ जाऊं कि हाँ भैया देखो ये थ्योरी है, ये लिखा हुआ है, अब आप समझ जाओ, तो आपको समझ में नहीं आएगी। पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्या चीज होती है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये चीज होती है, ठीक है, आपके दिमाग में चीज बैठ गई, छोटी सी भी, भले ही कम ही समझ में आई हो, बट फिर जब मैं उसको थ्योरी के साथ में आपके सामने रिलेट करूंगा ना बेटा, तो आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल आप समझ में आ गया सर, कि जो जो चीजें आपने बताई थी बिल्कुल वैसे वैसा हो रहा है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है, या फिर इसको हम लोग कई बार क्या कह देते हैं, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, ठीक है, और इसको कई बार टीडीएस भी लिखते हैं। तो जनरली अगर हम बात बोलें तो इसको टीडीएस ही लिखते हैं, ठीक है, या फिर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ही बोल देते हैं। अगर हम बोले डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स तो वो भी सही सेम ही चीज है, ठीक है, बट लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। द कंसेप्ट ऑफ टीडीसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद एन एम टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द वेरी सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, टैक्स को कहां से कलेक्ट करना है, फ्रॉम द वेरी सोर्स ऑफ इनकम। क्वेश्चन आ जाए तो बेटा लिख देना, ठीक है, टिक करे आना, थ्योरीज में से भी क्वेश्चन आते हैं। एज पर दिस कंसेप्ट अ पर्सन डिडक्टर, ठीक है, पर्सन बेटा जो होगा कौन होगा, डिडक्टर, ठीक है, हु इज लायबल टू मेक पेमेंट्स ऑफ स्पेसिफाइड नेचर ऑफ एनी पर्सन डिडक्टी शैल डिडक्ट टैक्स एट सोर्स एंड रेमिट द सेम इनटू द अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल वही वाली बात डिट्टो, हाँ, थ्योरी ने वही वाली बात कहती, जिसको मैं ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रहा था बेटा, वो हमारी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। द डिडक्टी,
from whose income tax had been deducted at source would be entitled to get credit of the amount so deducted on the basis of Form 26AS or TDS certificate issued by the deductor. लो यार, पूरी की पूरी डेफिनेशन वही है जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाई थी, ठीक है, वही है और कुछ है नहीं इसमें। बहुत ही ज्यादा सिंपल सी चीजें हैं, आपको 3-4 चीजें ध्यान में रखनी है। कौन? सबसे पहले पर्सन, जो कौन है बेटा? डिडक्टर है, जो कि आपको क्या कर रहा है? पेमेंट करेगा, ठीक है। फिर पर्सन डिडक्टिव, मतलब जो कि आप पेमेंट अगर रिसीव कर रहे हो तो आप कौन हो बेटा? डिडक्टिव हो, ठीक है। और फिर कौन बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। टीडीएस सर्टिफिकेट है, फॉर्म 26AS है। ये 4-5 चीजें हैं पूरी की पूरी टीडीएस में पढ़ने की, और टीडीएस में इससे बाहर कुछ भी नहीं, ठीक है। टीडीएस में कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा इसी में से कुछ भी घुमा फिरा के आपसे पूछता रहेगा, मतलब लैंग्वेज को बदलता रहेगा, बाकी पूछेगा यही सब कुछ। अब आपको समझ आ गया ना? डिडक्टर जो होगा, जो आपको पेमेंट करने जा रहा है, ठीक है, जो आपको पेमेंट कर रहा है वो आपका एम्प्लॉयर है, कोई भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको बोल रखा है कि भैया आपको क्या करना है, आपको एक स्पेसिफाइड, मतलब स्पेसिफाइड एक रेट फिक्स जो कर रखे हैं उसके बेसिस पे आपको टैक्स को क्या करना है, इसके ऊपर से डिडक्ट कर लेना है, ठीक है। बाद में जो कुछ भी होगा हम रेमिट वगैरह, टैक्स का मतलब क्या? टैक्स क्रेडिट, जो इसमें लिखा होगा क्रेडिट ऑफ द अमाउंट, ठीक है। क्रेडिट से कुछ घबराने की जरूरत नहीं, वो रेमिट जो मतलब मिलता है, जो मैंने आपको बोला था ना 10 रुपए, बाद में वो कहेगा कि भैया ये लो मेरा टैक्स सर्टिफिकेट और टीडीएस का सर्टिफिकेट, अब मुझे 10 रुपए की छूट दे दो, ठीक है। तो वही होता है टैक्स क्रेडिट। हाँ, टीडीएस की अवधारणा को आय के स्रोत से कर एकत्र करने के उद्देश्य से पेश किया गया था। इस अवधारणा के अनुसार एक व्यक्ति कटौती करता जो अन्य व्यक्ति कटौती करता, इसमें भी लिख दिया कटौती करता, को निर्दिष्ट प्रकृति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। यह स्रोत पर कर कटेगा उसे केंद्र सरकार के खाते में भेज देगा, ठीक है। किसके बेटा? केंद्र सरकार के। देखो हिंदी में ये गूगल ट्रांसलेट से मैं करता हूँ तो इसके लिए गलत हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग मतलब इंग्लिश वाले पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। बच्चे ने मुझसे पूछा भी होता है सर हिंदी वाले के हिसाब से कौन सा लोगे, तो बेटा इंग्लिश वाले के हिसाब से ध्यान दो, क्योंकि आप कभी भी एग्जाम में देखोगे ना तो उसमें यही चीज बोलता है कि अगर कोई भी गलती है तो फिर बाद में फाइनल केस में किसमें? इंग्लिश वाले से ही मैच किया जाएगा और उसी को माना जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में देना। जिस कटौतीकर्ता से स्रोत पर आयकर काटा गया है वह कटौतीकर्ता द्वारा जारी किए गए फॉर्म 26AS या टीडीएस प्रमाण पत्र के आधार पर कटौती की गई राशि का क्रेडिट पाने का हकदार होगा, ठीक है। आप मतलब कभी भी ऐसा होता है ना, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि एक ही इनकम पे 2 या 3 बार आप टैक्स नहीं लगा सकते, है ना। एक ही इनकम पे आप बार बार टैक्स नहीं लगा सकते, ऐसा लिखा हुआ था कि 2 बार आप किसी भी एक ही इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकते। तो बेटा उस वाले केस में आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। तो वो फॉर्म कौन सा वाले होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। 26AS इस वाले चीज को भी याद रखें, ठीक है बेटा। क्लियर है? अब देखो एक चीज आपको बताता हूँ मैं छोटी सी। क्या हुआ कि कोई भी एक इनकम थी, मतलब इंटरेस्ट से कोई एक पर्सन था, उसने कुछ अपने अमाउंट डिपॉजिट किया हुआ था, ठीक है। XYZ कुछ ही अमाउंट था जो उसने डिपॉजिट किया हुआ था। मानो कि वो अमाउंट उसको मिलता है, ठीक है। वो अमाउंट कितना? उसका 1 लाख का बन जाता है। ये क्या बेटा? इंटरेस्ट है, ठीक है। ये उसका इंटरेस्ट है, 1 लाख रुपए उसको मानो कि इंटरेस्ट मिल गया। अब एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन उस बैंक ने जब उसको इंटरेस्ट देना था तो बैंक ने क्या किया, उसके ऊपर से कुछ अपना फिक्स रेट का वो काट लिया, ठीक है। 10% का, मानो कि 10% था, ठीक है। अभी कुछ भी फिक्स नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। 10% का क्या था बेटा? उसके ऊपर टीडीएस था, ठीक है। उसने क्या किया? टीडीएस को काट लिया। अब इसके हाथ में कितना रुपए बचा? इसके हाथ में जो रुपए आए बेटा वो कितने हुए? 90,000 रुपए हुए, ठीक है। तो 90,000 रुपए हुए, लेकिन जब ये अपनी ग्रॉस इनकम को बनाने के लिए गया, ठीक है, क्या हुआ बेटा? जब इसकी ग्रॉस इनकम बनी तो मानो कि इसकी और भी कुछ बिजनेस वगैरह से भी इनकम हो रखी थी, तो वो थी मानो कि 10 लाख रुपए पहले से ही, ठीक है। तो लेकिन अब क्या हुआ कि इस वाले केस में ना इसके ऊपर 1 लाख रुपीज का पूरा ऐड हो जाएगा, ठीक है। 1 लाख रुपीज क्या होगा बेटा? पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा जितना बैंक ने उसको देना था। पर लेकिन ये क्या कह सकते हैं ना, ये उसे बोलेगा कि सर मेरी बात सुनो, मैं टीडीएस अपना कटवा चुका हूं, मैं अपना 10% का जो है टीडीएस बैंक के साथ में कटवा चुका हूँ, ठीक है। अब ये उसको लाके सर्टिफिकेट दे देगा, किसको? इनकम टैक्स अथॉरिटी को। जब ये इसको क्या करेगा, सर्टिफिकेट लाके देगा, तो जब इसकी कोई भी ग्रॉस इनकम बन रही होगी, सॉरी नेट इनकम जब बन रही होगी ना, मतलब टैक्स लाइबिलिटी जो फाइनल बनेगी बेटा, उस वाले केस में इसका जो इंटरेस्ट का जो होगा वो कट जाएगा, ठीक है। उससे पहले इसको डिडक्शन वगैरह मिल जाएंगी, जो कि 80C से लेके 80U के अंडर में जो भी कुछ डिडक्शन है उसकी, वो उसको मिल जाती है, ठीक है। फिर इसके अंदर इसकी नेट इनकम आती है। मानो कि जैसे इसको अगर रिबेट मिलना था कुछ भी 80C के अंडर में, कुछ भी मान लो ऐसे 50,000 रुपए का मिल गया, ठीक है। तो अब इसकी बेटा इनकम कितनी हो जाएगी? अब इसकी हो जाएगी 10,50,000 रुपए, ठीक है। अब ये इसकी क्या हो जाएगी बेटा? नेट इनकम हो जाएगी। लेकिन क्योंकि इसने क्या किया बेटा, इसने अपने 10,000 रुपए कटवा चुके हैं,
ठीक है, ये क्या कटवा चुका है, 10,000 रुपये कटवा चुका है, तो इसमें से 10,000 रुपये जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा हमारा 10,40,000 रुपये। अब जो इसके टैक्सेबल जो इनकम है बेटा वो 10,40,000 रुपये है, ना क्योंकि वो जो 1,00,000 रुपये था वो हमारा उसके ऊपर पूरा का पूरा टैक्स लगेगा, क्योंकि इसने 10,000 रुपये का क्या किया है, पहले से ही टीडीएस को अपने सोर्स पे कटवा दिया है। ठीक है, अब जो इसके ऊपर टैक्स जो लगेगा बेटा वो किसके ऊपर लगेगा, टैक्स की लाइबिलिटी जो होगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, टैक्स की जो लाइबिलिटी जो होगी बेटा वो कितनी होगी, 10,40,000 रुपए की होगी, है ना। क्लियर है ये चीज, ठीक है, इजी है, टीडीएस भी इजी है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। बट हाँ, जब आपको सेक्शंस याद करने के लिए होंगे बहुत सारे तो अलग अलग बात है बेटा, तो फिर हार्ड होती हैं चीजें। ठीक है, लेकिन याद करेंगे मेरे स्टूडेंट सारे, कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा कुछ भी। TDS or tax deducted at source is income tax reduced from the money paid at the time of making specified payments such as rent, commission, professional fees, salary, interest, etc. by the person making such payments. Usually the person receiving income is liable to pay income tax. ठीक है, यूजली द पर्सन रिसीविंग द इनकम इज लाइबल टू पे इनकम टैक्स। बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात लिखी हुई कि जो पर्सन जो कि मतलब इनकम जिसकी हो रही है वही तो क्या करता है, इनकम टैक्स को पे करता है। बट द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो कि हमारा टीडीएस है, प्रोविजंस मेक श्योर दैट द इनकम टैक्स इज डिडक्टेड इन एडवांस फ्रॉम द पेमेंट्स बीइंग मेड बाय यू। ठीक है, तो यही बात बोलता है कि जैसे जनरली क्या होता है हमारा केस में कि मतलब आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन केस ऑफ टीडीएस। ठीक है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ टीडीएस। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्या बोलेगा उसमें, आपको ये वाला दे देगा, द पर्सन रिसीविंग इनकम इज लायबल टू पे इनकम टैक्स। ठीक है, इन केस ऑफ टीडीएस। तो बेटा क्या उस वाले केस में ये राइट होगा या नहीं होगा, ये एक चीज मुझे आप नीचे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, लिख देना द पर्सन रिसीविंग इनकम इज लायबल टू पे इनकम टैक्स, यस और नो। ठीक है, क्या उसको टीडीएस के केस में ये चीज सही है या गलत है। ठीक है, और फिर या फिर आपको दूसरा दे देगा द डिडक्टर इज द डिडक्टर हैज टू फाइल द टीडीएस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस तरीके से मतलब आपको 4 पॉइंट्स दे देगा, तो आपको इसमें से कोई भी सही वाला चूज करना होगा। ठीक है, जो चीज मैंने आपसे पूछी उस चीज का मुझे नीचे जवाब देंगे सही बच्चे कमेंट में। टीडीएस या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऐसे भुगतान करने वाले व्यक्तियों द्वारा निर्दिष्ट भुगतान जैसे किराया, कमीशन, पेशेवर शुल्क, वेतन, ब्याज, मतलब बहुत सारे होते हैं इसमें केसेस, मैं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, घबराना नहीं है। आदि के भुगतान के समय भुगतान किए गए धन से कम किया गया आयकर है। आमतौर पर आय प्राप्त करने वाला व्यक्ति आयकर के भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन सरकार टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स प्रावधानों की मदद से यह सुनिश्चित करती है कि आपके द्वारा किए जा रहे भुगतान से अग्रिम रूप से आयकर काटा जाता है। ठीक है, आपसे मतलब टैक्स कैसे ले लेगी बेटा, एडवांस में ले रही है। टैक्स कैसे ले रही है बेटा, एडवांस में ले रही है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, टीडीएस क्या है, एक हमारा टैक्स है जो कि किसमें, एडवांस में लिया जा रहा है। क्योंकि जनरली जो होता है आपका जब आपका प्रीवियस ईयर जो होगा उसमें आपका टैक्स कटेगा, है ना, मतलब पिछले साल का टैक्स आपका असेसमेंट ईयर में कटता है। बट क्योंकि इसमें टीडीएस के प्रोविजंस के हिसाब से आपका इसी साल का टैक्स आपसे ले लिया जाएगा। लेकिन इसमें घबराने वाली बात इसलिए नहीं होती क्योंकि आप क्या करते हो, आप इसमें टैक्स क्रेडिट अपना ले सकते हो। फिर क्या कहता है, द रिसिपेंट ऑफ इनकम रिसीव्स द नेट इनकम आफ्टर रिड्यूसिंग टीडीएस, द रिसिपेंट विल एड द ग्रॉस अमाउंट to his income and the amount of TDS is adjusted against his final tax liability. The recipient takes credit of the amount already deducted and paid on his behalf. ठीक है, वही वाली चीज जो मैंने अभी आपके ऊपर समझाई थी कि मानो कि उसकी 10 लाख की इनकम है, 1 लाख का उसको किसी इंटरेस्ट से पैसा मिला, तो किस तरीके से वो अपने 10,000 रुपए का बाद में क्या कर सकता है, टैक्स का क्रेडिट ले सकता है। ठीक है, वही वाली चीज है ये, तो वही वाली चीज है। तो इसमें आप कुछ भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल देके समझा दिया ना, तो अब तो दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी, अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगी ना कि टैक्स क्रेडिट क्या होता है। मानो कि पूछ लिया व्हाट इज द टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ टीडीएस, तो बता देगा मेरा स्टूडेंट कि जो हमने पहले से एडवांस में अपने टैक्स को पे कर दिया था, उसके बाद में जब हमारा टैक्स का असेसमेंट हो रहा है तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, अपना टैक्स क्रेडिट को लेते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर, आगे चलें। आय प्राप्त करने वाले को शुद्ध राशि टीडीएस कम करने के बाद प्राप्त होती है। ठीक है, जिसको हम लोग नेट अमाउंट कहते हैं। प्राप्तकर्ता अपनी आय की में सकल राशि जोड़ देगा और टीडीएस की राशि को उसकी अंतिम कर देयता के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। प्राप्तकर्ता अपनी ओर से पहले से काटी गई भुगतान की गई राशि का क्रेडिट लेता है। ठीक है, सही बात है भैया, आप ज्यादा इनकम टैक्स क्यों पे करोगे, क्योंकि जितने के आप हकदार हो आप उतने ही टैक्स पे करोगे ना। ऐसे तो नहीं है ना कि आप बहुत ज्यादा वो हो कि नहीं भैया हमें तो पे करना ही पड़ना, हम तो चाहते हैं कि सरकार का भला हो जाए। हाँ बेटा, सरकार के पास में बहुत ज्यादा पैसा है, बट बात क्या है कि आप मैनेज कैसे कर सकते हो उस चीज को, बस वहीं पे सब चीज आ जाती है। ठीक है, इंडिया कोई गरीब कंट्री नहीं है। इंडिया के पास में मतलब इंडिया भी अगर देखोगे आप तो 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की।
कौन सी बेटा? 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है ना। तो इस वाले केस में क्या हमारे पास में पैसे की कमी है? बेटा 200 कंट्रीज में से आपकी पोजीशन 6th है, तो आप मतलब इतनी सारी कंट्रीज को पीछे छोड़ के इतने ज्यादा आगे हो, तो आप सोचो कि आपके पास क्या पैसे की कमी है। बट आप मैनेज कैसे करते हो उस चीज को, सबका सब फर्क उस चीज से पड़ता है। इनकम टैक्स देना अच्छी चीज है, ठीक है, इनकम टैक्स की चोरी बहुत ज्यादा गलत बात है, इनकम टैक्स सबको देना चाहिए, बट क्या हमको उस हिसाब से फैसिलिटीज हमारी मिलती हैं, है ना, फर्क उसी से पड़ता है। चलो क्लास को पॉलिटिकल नहीं बनाते, क्लास को अपनी क्लास ही रखते हैं। एनी पर्सन मेकिंग स्पेसिफाइड पेमेंट्स मेंशन्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट आर रिक्वायर्ड टू deduct TDS at the time of making such specified payment, but no TDS has to deduct if the person making the payment is an individual or HUF whose books are not required to be audited. ये बोलते हैं कि मतलब आपको TDS देना जरूरी है, सरकार ऐसा प्रोविजंस बनाती है। क्या बोलता है बेटा? आपको TDS देना जरूरी है जब सरकार आपके लिए ऐसे प्रोविजंस बनाती है, पर कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे कि हमारी इंडिविजुअल या HUF है जिसको ऑडिट नहीं करना, जिसको अपनी बुक्स को ऑडिट नहीं करना, प्रोविजंस बनाए जाते हैं ना ऑडिट नहीं करना किन वाली बुक्स को, ठीक है, तो उस वाले केस में बेटा हमको TDS कटवाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो उस वाले केस में हमारे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जब हम लोग 192 वाले सेक्शंस पढ़ेंगे तो उस वाले केस में हम लोग देखेंगे कि कौन से फॉर्म होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो अभी जितना पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उतने पे ध्यान रखो, ठीक है, अभी जितना पढ़ाया जा रहा है उतने पे ध्यान रख लो। हिंदी वाले बच्चे ये चीज पढ़ लेंगे, ऊपर वाली चीज में कोई ज्यादा है नहीं। लेकिन अगर भुगतान करने वाला व्यक्ति एक व्यक्ति या HUF है जिसकी पुस्तकों को ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, तो TDS नहीं काटा जाता। क्लियर बेटा? चले आगे। अब क्या कहता है? नो डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स इज पॉसिबल ओनली इफ योर इनकम इज गोइंग टू बी बिलो द मिनिमम टैक्स स्लैब, ठीक है, जो कि है कितना हमारा 2.5 लाख रुपए है, हाँ, ना कि 5 लाख तक टैक्स नहीं है, उसमें हमको रिबेट मिलता है, पर उसके ऊपर टैक्स रेट तो है ना, टैक्स रेट तो है, हालांकि उसमें रिबेट मिल जाता है हमको 12,500 का, ठीक है, वो क्या है वो मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा एक क्लास में, इनकम टैक्स स्लैब की एक क्लास बना दूंगा छोटी सी, उसमें कोई ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। स्रोत पर अब मतलब अपनी ये मानो ना कि आप इनकम टैक्स की बस 4 से 5 क्लासेस और आएंगी, मतलब कि 3 से 4 दिसंबर में अपनी सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। अभी अगर ये 3-4 दिन का गैप नहीं हुआ होता तो अपनी क्लासेस कंप्लीट हो जाती इनकम टैक्स की, बाकी घबराने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ो जो कुछ भी है अपने पास में, ठीक है, सारा का सारा कोर्स तो कंप्लीट हो ही जाएगा। देन यू कैन डिक्लेयर योर इनकम एज बीइंग लोअर देन 2.5 लाख। अगर आपकी इनकम कितना बेटा 2.5 लाख से कम है, ठीक है, कितनी है 2.5 लाख से कम है, तो उस वाले केस में आपके ऊपर टैक्स डिडक्शन मतलब TDS लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना। ड्यू डेट फॉर डिपॉजिटिंग द TDS, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब मेरे सारे के सारे स्टूडेंट अपने कान खोल के रखेंगे और अपने कॉपी पेन को उठा लेंगे, ठीक है, जो जो चीज मैं बताता जाऊंगा वो चीज क्या करेंगे बेटा, लिखते जाएंगे। ड्यू डेट फॉर डिपॉजिटिंग द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो कि हमारा TDS है, मस्ट बी डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट बाय 7th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। स्रोत पर काटे गए कर को अगले महीने की 7 तारीख तक सरकार को जमा करना होगा। अभी ये कैसे कैसे हैं वो मैं नीचे आपको बता दूंगा, ठीक है। TDS डिडक्टेड इन द मंथ ऑफ जून मस्ट बी पेड बाय द टू द गवर्नमेंट होगा ना, बाय द गवर्नमेंट नहीं होगा, क्योंकि टैक्स पे कौन करेगा बेटा, डिडक्टर, बाय द डिडक्टर होगा टू द गवर्नमेंट, ठीक है, बाय 7th जुलाई। तो मतलब जून से खत्म हुआ, अगर 30 जून को महीना खत्म होता है तो इसका मतलब ये है कि आपको 7 जुलाई तक क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर इनकम TDS जो है उसको फाइल करना पड़ेगा, किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। हाउ एवर द TDS डिडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च, पर अगर हम बात करते हैं किसकी बेटा, मार्च की अगर हम बात करें तो उसको कब करना पड़ेगा हमको, कैन बी डिपॉजिटेड टिल 30 ऑफ द अप्रैल, ठीक है, अगर हम मार्च की बात करेंगे तो उसको 30 ऑफ अप्रैल तक डिडक्ट किया जा सकता है, ठीक है। फॉर TDS डिडक्टेड ऑन रेंट एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी द ड्यू डेट इज 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच TDS इज डिडक्टेड, ठीक है। तो अलग अलग केस में सबके लिए अलग अलग होता है। जनरली अगर हम बात करें तो कितना, 7 तारीख बोलता है, ठीक है। जनरली अगर हम बात बोलते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट हमारा क्या बोलता है बेटा, 7 तारीख तक आपको अगले महीने की क्या करना है, उसको फाइल कर देना है, ठीक है, 7 तारीख तक आपको फाइल कर देना है। बट हम लोग अलग अलग केसेस देखते हैं। जब हमारा मार्च का केस आता है, लिख लो इस चीज को, क्वेश्चन आ सकता है। अगर हमारा मार्च का केस है बेटा तो उस वाले केस में हम लोग 30 अप्रैल तक उसको आगे मतलब फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं, रेंट या फिर परचेस ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो उस वाले केस में अगले महीने की 30 तारीख, हालांकि ये चीजें हैं अलग अलग, ठीक है, नीचे 5 कैटेगरीज हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, तो आप ये चीज अभी यहाँ पे नोट डाउन कर लो। बाकी अभी मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको चार्ट बनाना है, तो इसको तो आप लोग थ्योरी की तरह लिख लो, क्या कि मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि 7 तारीख तक आपको क्या करना है, TDS को फाइल करना है, ठीक है। मार्च के केस में 30 अप्रैल तक जा सकता है, रेंट परचेस ऑफ प्रॉपर्टी के केस में 30 दिन तक वो चीज आगे एक्सटेंड हो सकती है।
हाउ टू डिपॉजिट टीडीएस। हालांकि मेरे को ये डालने का मन नहीं था कि टीडीएस को किस तरीके से डिपॉजिट कर सकते हैं, बट क्या हुआ ना कि क्वेश्चन पिछले साल उसका आया था, इसका पैन कार्ड का पूछा होता है ना कि पैन कार्ड में कौन सा लोग फॉर्म को है जो फाइल करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने डाला है कि मतलब आपको कभी पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के थ्रू और इसके थ्रू किस किस को भरना होता है, कौन कौन से चालान होते हैं, तो उस वाले केस में आपका गलत ना हो जाए, या आप बोलो कि फॉर्म सर नहीं आया और क्वेश्चन आपने नहीं बताया था, या फिर क्योंकि ये क्वेश्चन बनते नहीं है, मतलब कोई जनरली क्वेश्चन है नहीं इस तरीके का, ठीक है। टैक्स डिडक्टेड, और ये लिख लेना लेकिन, और कलेक्टेड एट सोर्स शैल बी डिपॉजिटेड टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय फॉलोइंग मोड्स। एक तो होता है कि हमारा बेटा इलेक्ट्रॉनिक मोड होता है, दूसरा कौन सा होता है बेटा, फिजिकल मोड होता है, ठीक है। फिजिकल मोड मतलब कि आप जाओ बैंक में, ठीक है, और वहां पे जाके कौन सा चलान 281, ठीक है, बाय फर्निशिंग द चलान 281 इन द ऑथराइज्ड बैंक ब्रांच। ऑथराइज से ही करवाना, ये बात तो बिल्कुल सही है, कहीं आप मतलब लोकल में तो नहीं जाओगे कि जो किसी मतलब जिसको मान्यता ही प्राप्त नहीं है आप उसके पास चले जाओ, ऐसा तो नहीं करोगे, ठीक है। तो इसको भौतिक भौतिक मोड भी कहते हैं, किसको, फिजिकल मोड को, अधिकृत बैंक शाखा में चलान 281 को प्रस्तुत करके, ठीक है। इस तरीके से आप अपने टीडीएस का क्या कर सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रॉनिक मोड पे, तो कोई आप क्या हो, ये ई पेमेंट किसके लिए मैंडेटरी है बेटा, जब आप क्या हो, कोई भी कॉर्पोरेट एसएससी हो, ठीक है, कॉर्पोरेट एसएससी मतलब कंपनी वगैरह हो, उस वाले केस में। और दूसरा वाला क्या कहते थे बेटा, ऑल एसएससी अदर देन कंपनी, तो कंपनी तो ऊपर वाले में आ जाता है, ठीक है। और फिर जब हमको क्या बोलते हैं, ऑल एसएससी अदर देन कंपनी, तो उसको कौन सा बेटा, 44AB एज पर सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स, ठीक है। उसके ऊपर क्या होता है, लायबल होता है, क्या करना है उसको, इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही फाइल करना है, ठीक है। तो इस चीज को नोट डाउन कर लो बेटा कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में और फिजिकल मोड में हमारे कौन कौन से चलान होते हैं, कौन कौन से सेक्शन इनको डिफाइन कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मोड है, ऑल कॉर्पोरेट एसएससी हो गया, ऑल एसएससी हो गया, अदर देन कंपनी हो गया, ठीक है। सेक्शन 44B ये क्या करता है, इसके पे एप्लीकेबल होता है। फिर फिजिकल मोड की जब हम बात करते हैं तो चलान 281, ठीक है, चलान 281 ऑथराइज बैंक ब्रांच, ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीज बस तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, क्लियर। अब देखो एक ट्रेसिस है एक, ठीक है, ट्रेसिस है जो किसने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना चला रखा है। अब देखो मेरी बात सुनो, चलो एक चीज समझा देता हूं मैं आपको, पेज खाली है, ठीक है, चलो अच्छा, देखो ए है, बी है, और ये क्या है, ये आपका इनकम टैक्स की लायबिलिटी है, ठीक है, आईटी की लायबिलिटी। ए ने क्या कहा आपसे, और ये आप बी हो, ठीक है। ए वही वाला केस है भैया, 100 रुपए था, 90 रुपए वाली बात हुई, ठीक है, 90 रुपए लेके बी चला गया और 10 रुपए क्या किया, इसने टीडीएस काट लिया। अब इस वाले केस में मुझे एक बात बताओ कि अगर ए ने बी से कह दिया कि भैया मैंने तेरा टीडीएस काट दिया और मैंने तेरे को क्या किया, डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, और एक्चुअली में ए ने काटा ही नहीं हो टीडीएस, मतलब काट लिया, बी से तो पैसे ले लिए पर उसने क्या किया, उसने जमा ही नहीं किया, तो बी के ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, बी के ऊपर तो पूरे 100 रुपए की लायबिलिटी आ जाएगी ना, क्योंकि इसको तो एक तो इसने 10 रुपए का टैक्स पहले दे दिया, ए को इसने टीडीएस दे दिया, इसने तो ये सोचा होगा ना कि ये मेरा एम्प्लॉयर है और इसको तो क्या करना है, इसको तो टीडीएस फाइल करना है, तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से ये क्या करेगा, ये मेरे टीडीएस को फाइल कर देगा, ठीक है। तो अब लेकिन ए ने क्या किया, ए ने कोई टीडीएस को डिपॉजिट किया ही नहीं, ए ने कोई टीडीएस को डिपॉजिट किया ही नहीं। अब बी को कैसे पता लगेगा कि मेरा जो टीडीएस है जो कट गया था वो क्या हुआ है, वो वहां पे जाके क्या हो गया, वो वहां पे जाके क्रेडिट हुआ है, मेरे को मतलब उसका क्रेडिट मिलेगा, बी को ये कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अकाउंट बनाया, मतलब एक अपना पोर्टल बनाया ट्रेसिस, उसमें कहा कि भैया ए का पैन नंबर, कौन सा, पैन अकाउंट, पैन कार्ड जो होता है ना आपका, उसका नंबर, पैन नंबर, और बी का पैन नंबर, ठीक है, दोनों के दोनों एक साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है, क्या होंगे बेटा, दोनों के दोनों एक साथ कनेक्ट होंगे, और इस वाले केस में ए कितना टीडीएस डिपॉजिट कर रहा है बी का, है ना, ए कितना टीडीएस डिपॉजिट कर रहा है बी का, तो इस पे वो अपने उसमें एक अकाउंट में मतलब उसकी पूरी की पूरी एक इन्फॉर्मेशन आती जाएगी। तो बी जब भी क्या करेगा, बी इसमें लॉग इन करेगा अपने पेन अकाउंट नंबर डाल के, ठीक है, तो उस वाले केस में जब वो देखेगा तो उसको पता लग जाए कि हाँ भैया ए के द्वारा इतना टीडीएस क्या किया गया है, डिपॉजिट किया गया है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, बी को पता लग जाएगा कि हाँ मेरा टीडीएस डिपॉजिट हो गया, अब उसको क्या होगा, अब उसको थोड़ी संतुष्टि होगी, अब वो क्या करेगा, टैक्स का क्रेडिट ले सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने वो बनाती है, ठीक है, क्यों, ताकि क्या हो कि घपलेबाजी नहीं हो सके, ठीक है। अब सुनो इसको, टी ट्रेसिस, तो ट्रेसिस देख लेना कि कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ट्रेसिस क्या चीज है, ठीक है। तो क्या होता है ट्रेसिस, इसका फुल फॉर्म है बेटा टीडीएस रिकाउंसिलेशन एनालिसिस एंड करेक्शन इनेबलिंग सिस्टम, इज एन ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो इसकी ये वेबसाइट है हमारी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फैसिलिटी इज टू इनेबल बोथ पेयर्स एंड डिडक्टर्स ऑफ टीडीएस टू व्यूज taxes paid online, reconcile them for purposes of filing returns and seeking refunds। वही वाली बात जो मैंने आपको समझा दी कि मतलब क्या करेगा, दोनों को एक साथ ले आएगा पोर्टल को,
मतलब पोर्टल में ए और बी दोनों एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे, डिडक्ट और डिडक्टिव दोनों एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और इस वाले केस में जो बी जो है उसको क्या होगा, इजीली वो पता कर सकता है कि हाँ भैया मेरा इतना टैक्स डिडक्ट हुआ था, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसमें से क्रेडिट अपना ले लूंगा इतना इतना। ठीक है, यही चीज होती है हमारी ट्रेसिस। अगर ट्रेसिस क्वेश्चन में पूछ लिया, फुल फॉर्म पूछ ले, फुल फॉर्म तो नहीं पूछेगा खैर, लेकिन ये पूछेगा कि ट्रेसिस का काम क्या है। ठीक है, तो ट्रेसिस का काम बेटा यही है कि पेयर और डिडक्टिव को एक साथ लेके आना, मतलब ए एंड बी को एक साथ लेके आना कि जिसका टीडीएस कट गया है और जिसने टीडीएस काटा है, ठीक है, दोनों को एक साथ लेके आना ताकि वो क्या कर सके, घपलेबाजी रोक सके और थोड़ी ट्रांसपेरेंसी हो सके, है ना। नहीं तो ए क्या करेगा, ए टीडीएस काट लेगा और क्या करेगा, अपने घर पे जाके रख लेगा। ठीक है, तो इस वाले केस में इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है ट्रेसिस का। अब व्हेन टू फाइल टीडीएस रिटर्न्स, हमको टीडीएस रिटर्न्स की फाइल की ड्यू डेट्स क्या क्या होती हैं। तो देखो ये कुछ फॉर्म्स है हमारे, फॉर्म 26Q, फॉर्म 24Q, फॉर्म 27Q, फॉर्म 26QB, फॉर्म 26QC। तो Q से तो याद रखना कि Q से हमारे कौन से बेटे टीडीएस रिटर्न्स के सारे फॉर्म्स हैं। ठीक है, कौन सा ट्रांजेक्शन होती है, ये चार्ट आपको बनाना है, चार्ट बनाना है, या फिर इसके स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में जब मैं एक बार आपको समझा दूं। तो टीडीएस ऑन ऑल पेमेंट्स, ठीक है, टीडीएस सारी की सारी पेमेंट पे जब क्या सैलरी नहीं है, एक्सेप्ट क्या है बेटा, सैलरी है, तो उस वाले केस में हमको क्वार्टरली फाइल करना होता है। तो क्वार्टर 1 का हमको 31 जुलाई तक लास्ट फाइल करना है, क्वार्टर 2 का बेटा हमको कब तक, 31 अक्टूबर तक फाइल करना है। ठीक है, क्वार्टर 3 की अगर हम बात करें तो 31 जनवरी, और क्वार्टर 4 की अगर हम बात करें तो 31 मई हो जाता है। ठीक है, ये सारी की सारी डेट्स को क्या करना, हमको ध्यान में रखना है। फिर हमारा क्या आता है बेटा, टीडीएस ऑन सैलरी। ठीक है, टीडीएस ऑन सैलरी में भी वही चीज है, क्वार्टर 1 में क्या 31 जुलाई। ठीक है, तो ये चीज सेम टू सेम है, वही वाली है, इसको ध्यान में रखेंगे मेरे स्टूडेंट। फिर जब हमारा आता है कौन सा बेटा, फॉर्म 27Q, तो इसमें क्या होता है हमारा, टीडीएस ऑन ऑल पेमेंट्स मेड टू नॉन रेजिडेंट्स एक्सेप्ट सैलरीज। क्या बोल रहा है, टीडीएस ऑन ऑल पेमेंट्स मेड टू नॉन रेजिडेंट्स। ठीक है, ये तो हमारे जनरल वाले केस में होगी जब हमारे कौन है, रेजिडेंट्स है। ठीक है, एक्सेप्ट सैलरीज की बात जब हमारी करता है तो उस वाले केस में क्वार्टर 1 का अगर हम बात बोलेंगे तो 31 जुलाई। ठीक है, क्वार्टर 2 की अगर हम बात बोले तो बेटा कब, अक्टूबर, और क्वार्टर 3 की बात बोले तो जनवरी, और क्वार्टर, तो मतलब ये चीजें तो सेम ही है। ठीक है, लेकिन अब इसमें कट जाता है, इसमें मतलब अलग हो जाता है। फॉर्म 26QB में क्या होता है, टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। आपने कोई भी क्या किया बेटा, सेल ऑफ प्रॉपर्टी को कर दिया। अब देखो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको ध्यान कैसे रहेगा कि कौन सी चीज कैसे है। ठीक है, तो टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी में क्या होता है बेटा, 30 डेज, ठीक है, 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टीडीएस इज डिडक्टेड। तो आपको एक चीज ध्यान में रखो, सुनो मेरी बात, आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, आपकी मतलब प्रॉपर्टी से पहले सैलरी पे चलते हैं, मतलब याद कैसे रहेगा कि आपको कि किस वाले केस में क्या होगा। तो देखो आपकी जो सैलरी है बेटा, सैलरी आप करने कहीं पे भी जॉब जाओगे तो वो तो पर मंथ आपको मिलेगी, है ना, और वो क्या है बेटा, फिक्स है, फिक्स है। ठीक है, सैलरी हो गई या फिर सॉरी सैलरी नहीं, कोई पेमेंट हो गया, जैसे कि आपको कुछ भी ऐसी पेमेंट दी जा रही है जो कि अदर देन सैलरी है। ठीक है, फीस वगैरह, कंपनसेशन वगैरह, तो वो क्या बेटा कुछ ना कुछ फिक्स है। ठीक है, टीडीएस ऑन जब हम बात करते हैं किसकी, सैलरी की, तो सैलरी पर बेटा पर मंथ के हिसाब से फिक्स है ना, ये चीज फिक्स है हमारी। और जब हम बात करते हैं किसकी, इसको टीडीएस ऑन ऑल पेमेंट्स किसकी, नॉन रेजिडेंट्स और कुछ भी की गई है, तो उस वाले केस में कुछ कहीं ना कहीं ये चीज हमारी फिक्स हो जाती है। तो इस वाले केस में आप देखोगे कि इसमें एक फिक्स ही क्या लग रहा है, हमारा एक फिक्स ही टाइम ड्यूरेशन चल रहा है ना, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन चल रहा है। लेकिन जब हमारी का सेल ऑफ प्रॉपर्टी जो है बेटा, ये कभी फिक्स होती है क्या, कि हमने हर 2 महीने बाद एक कोई भी प्रॉपर्टी को सेल कर देंगे, तो हर 2 महीने बाद क्या करेंगे, कोई भी एक प्रॉपर्टी को सेल कर देंगे, ऐसा नहीं होता जनरली। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो इस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, तो भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं कि आज तो आपने प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, आपका ये यूजुअल बिजनेस तो नहीं है कि प्रॉपर्टी को सेल कर देना हर 2-3 महीने बाद, है ना, आपका यूजुअल बिजनेस तो नहीं है। तो जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करो बेटा, उसके 30 दिन के अंडर अंडर में क्या करो, हमारे साथ में टीडीएस को फाइल कर दो। क्या कर दो बेटा, हमारे साथ में टीडीएस को फाइल कर दो। और जब हम बात किसकी करते हैं, टीडीएस ऑन रेंट की, तो रेंट भी कुछ इसी तरीके का होता है कि आज मानो कि आपका मतलब टेनेंट है और कल नहीं है, मतलब आपका जो किराएदार है आज है कल नहीं है, तो इस वाले केस में भी ये यही चीज बोलते हैं कि जब आपका टीडीएस ऑन रेंट है बेटा, उसको भी 30 दिन के अंडर में फाइल करो। ठीक है, तो ये सारे हमारे कुछ फॉर्म्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, किसके लिए, व्हेन टू फाइल टीडीएस रिटर्न। तो मैं मिटा देता हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और मेरा तो मतलब मोस्ट प्रॉब्ली तो मैं ये चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग इसको क्या करो, लिख के नोट डाउन करो। ठीक है, नोट डाउन करो, तो आपको एक बार नोट डाउन करोगे तो चीजें समझ में आएंगी। और इनको डेली डेली रिवाइज करना है, मतलब सुबह उठे, ठीक है, सुबह उठे 5 मिनट में कॉपी खोली अपनी और इनको एक बार पढ़ा और फिर कॉपी को बंद कर दिया। ठीक है, जितने भी हमारे सेक्शंस हैं, फॉर्म्स हैं, ठीक है, आईटीआर से भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो वो सारे हमको क्या करना पड़ते हैं, इसी तरीके से याद होंगे, नहीं तो याद नहीं होंगे।
ठीक है, अब हमारे कुछ आते हैं फॉर्म 16, 16A, 16B और 16C। अगर हम ऊपर वाले की बात करें बेटा तो किससे आपको याद रखना है, क्यू से। ठीक है, आपको मतलब कोई भी ऐसी एक सीरीज दे दी जिसमें क्यू नहीं है फॉर्म में, और आपसे पूछे कि इसमें से बताओ कि टीडीएस हमारा कौन सा उसमें कटा जाता है। ठीक है, तो आप उसमें से अगर आपको नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, वैसे तो आपको याद करना है, अगर याद नहीं आ रहा तो उस वाले केस में आप क्या करोगे, क्यू वाली सीरीज को चूज कर लोगे। बट एग्जामिनर बहुत ज्यादा होशियार होता है बेटा, एग्जामिनर बहुत ज्यादा होशियार होता है, वो आपको सारी सारी क्यू वाली सीरीज ही देगा। ठीक है, ये 4-5 सीरीज है, मतलब 5 ही तो फॉर्म्स हैं, इनको ही तो याद करना है, और यहाँ पे 4 है टीडीएस के लिए, बस यही तो याद है। याद करो यार, सिलेक्शन पाना है तो याद करना ही पड़ेगा बेटा। फॉर्म 16 जो होता है हमारा टीडीएस ऑन सैलरी पेमेंट। ठीक है, इसको हम लोग ईयरली फाइल करते हैं, और इसकी जो डेट जो है बेटा 31 मई होती है। ठीक है, सैलरी के लिए हमको कौन सा फॉर्म मिलता है, फॉर्म 16। ठीक है, और अगर कोई भी हमारी ऐसी है नॉन सैलरी पेमेंट तो 16A, फॉर्म 16A क्वार्टरली होता है, 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स। ठीक है, जितने भी हमारे क्वार्टर्स होंगे उसके 15 दिन बाद हमको फाइल करना होता है। 16B सेल ऑफ प्रॉपर्टी एवरी ट्रांजेक्शन, जब भी हमारी क्या होगी, क्योंकि ये कोई भी फिक्स नहीं है, ये क्या है बेटा, फिक्स नहीं है सेल ऑफ प्रॉपर्टी, तो उस वाले केस हमको क्या 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। और 16C क्या कहता है हमसे, टीडीएस ऑन रिटर्न, जो कि क्या होता है बेटा एक्स एवरी ट्रांजेक्शन, जो कि क्या हमारे 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। ठीक है, ऊपर वाली जो चीजें हैं उनसे इनको रिलेट करना। ठीक है, ये वाली जो चीजें ना, जैसे कि हमारे क्या था 24Q टीडीएस ऑन सैलरी, फॉर्म 16 टीडीएस ऑन सैलरी पेमेंट ईयरली होता है, 31 मई इसकी लास्ट डेट हो जाती है। ठीक है, आपको देखो टीडीएस रिटर्न का भरना है हर क्वार्टरली। ठीक है, और सैलरी पे आपको टीडीएस का जो सर्टिफिकेट है वो कब लेना बेटा, ऑन द ड्यू डेट कब होगी बेटा, आपकी 31 मई होगी। क्लियर, यही चीजें हैं जो आपकी क्वेश्चन में पूछेगा, और ये चीजें आपको बच्चों को आएंगी नहीं। ठीक है, बच्चों को नहीं आएंगी, मुझे पता है, तो इसके लिए आप क्या करो बेटा, इनको बहुत ज्यादा अच्छे से याद करने की कोशिश करो। इनमें कोई शॉर्टकट आपका बनेगा तो मैं आपको जब रिवीजन करवाऊंगा तो उस टाइम पे बता दूंगा। फॉर्म 26AS, जब हम बात करते हैं फॉर्म 26AS की, ये हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके लिए मैंने इसको अलग से डाला हुआ है। ठीक है, फॉर्म 26AS ये ऊपर कवर नहीं हुआ इसलिए डाला हुआ है। टीडीएस डिडक्शंस आर लिंक्ड टू पैन नंबर्स फॉर बोथ द डिडक्ट एंड डिडक्टिव। ठीक है, इफ टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम एनी ऑफ योर इनकम यू मस्ट गो थ्रू द टैक्स क्रेडिट फ्रॉम 26AS। अगर आपका देखो टीडीएस जब भी कभी काट दिया गया, मतलब आपके टीडीएस को क्या किया गया है, सोर्स पे डिडक्ट कर लिया गया, तो उस वाले केस में आपको कौन सा फॉर्म करना पड़ेगा बेटा, फॉर्म आपको 26AS देखना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा देखना पड़ेगा, फॉर्म 26AS। दिस फॉर्म इज अ कंसोलिडेटेड टैक्स स्टेटमेंट विच इज अवेलेबल टू ऑल पेन होल्डर्स। ठीक है, सभी पेन होल्डर्स के पास में ये फॉर्म के लिए सुविधा प्रोवाइड करवाता है हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो टीडीएस हमारा कैसे होगा बेटा, 26AS के थ्रू हमको अपने टैक्स क्रेडिट के लिए अलग फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कभी पूछा जाए कि हमको टैक्स क्रेडिट के लिए कौन सा फॉर्म फिल करना है, तो उसमें हमारा कौन सा होगा बेटा, 26AS। क्लियर, अभी कुछ हमारी चीजें हैं, क्या है, इंक्लूड्स इन्फो ऑन टैक्स डिडक्टेड, मतलब 26AS के अंडर में क्या क्या चीजें आती हैं। इंक्लूड्स इन्फो ऑन टैक्स डिडक्टेड ऑन योर इनकम बाय डिडक्टर्स, डिटेल्स ऑफ टैक्स कलेक्टेड बाय कलेक्टर्स, एडवांस टैक्स पेड बाय द टैक्स पेयर, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट्स। ठीक है, रेगुलर असेसमेंट टैक्स डिपॉजिटेड बाय द टैक्स पेयर्स पेन होल्डर्स जो है हमारे, मतलब हम जो किए हैं वो चीज, डिटेल्स ऑफ रिफंड रिसीव्ड बाय यू ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, details of high value transactions in respect of shares, mutual fund, etc. Additional details like mutual fund purchase and dividend, interest on income tax refunds of, मतलब ये सारी चीजें हैं जो कि हमारे केस में जो हमारा फॉर्म 26AS था इसमें इंक्लूड की जाती है। ठीक है, अब हम बात करें किसकी बेटा, पैन कार्ड की। तो पैन कार्ड के लिए कुछ हमारे ऐसे प्रोविजंस हैं, क्योंकि पैन कार्ड से पिछले साल प्रोविजन से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो इसके लिए मैंने इसको डाल दिया है कि अब क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा तो यही पूछेगा। तो ये बोलता है कि 272B, कौन सा बेटा, सेक्शन 272B, ये बोलता है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अगर आप कोई भी मतलब अपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो और उस टाइम पे आप कोई भी अपनी गलत इन्फॉर्मेशन भरते हो, तो उस वाले केस में आपके ऊपर पेनल्टी कितनी, 10,000 रुपये की पेनल्टी लगाई जा सकती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना कि अगर आपने कोई भी पैन कार्ड में कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन भरी है तो उस वाले केस में आपके ऊपर 10,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। और फिर उसके बाद में टिन नंबर क्या होता है बेटा, इज एन इनिशिएटिव बाय टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क, सॉरी टिन नंबर नहीं, ये टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क है, इज एन इनिशिएटिव बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जिसको हम लोग ITD भी बोलते हैं, और फॉर द modernization of the current system for collection, processing and monitoring of direct taxes using information technology. TIN is a repository of nationwide tax related information and has been established by NSDL.
ठीक है, NSDL इनकम टैक्स ही चलाता है। ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ ITT। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखना कि अगर आपसे पूछा जाए टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क कौन चलाता है, तो बेटा इसको NSDL के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और ये किसके लिए काम करता है, ये हमारा काम करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, जो कि हमारा भारत सरकार का है। ठीक है, इसको किस लिए बनाया गया, ताकि हम क्या हो, ट्रांसपेरेंसी हो, कि मतलब कहाँ से टैक्स को आपके कलेक्ट किया गया है, ठीक है, वो कैसे प्रोसेस हुआ है, फिर आप उसको मॉनिटर करोगे, फिर आप लास्ट में उसको ये भी देख सकते हो कि बेटा कि मेरा जो टैक्स था वो मेरे हाथों में कितना कट कटा के आया, मतलब कि जितना एक्चुअली में टैक्स मेरे से लिया गया था उस टाइम पे TDS में काटा गया था, क्या एक्चुअल में मेरे पास इतना पहुंचा है या नहीं पहुंचा। ठीक है, मतलब कि क्या मुझे इतने का टैक्स क्रेडिट मिल रहा है नहीं मिल रहा। ठीक है, तो मेन बात अगर बोली जाए तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट एक सिस्टम क्रिएट किया गया है कि इसमें घपलेबाजी रुक जाए, है ना। कहीं मतलब आपका एम्प्लॉय ज़्यादा आपसे टैक्स काट ले, फिर आप उसके पीछे पीछे भागो कि मतलब मेरा टैक्स दे दे यार, मेरा टैक्स दे दे, तो ये अलग केस नहीं बने। तो इसके लिए क्या किया गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस तरीके से मतलब अपना बनाया। ठीक है, ERI है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, ई रिटर्न इंटरमीडिएट। ठीक है, ये हमारा इसी से रिलेटेड होता है, तो आप लोग ध्यान में रखो। ठीक है बेटा, ऑल क्लियर, सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं होगा ना आज की क्लास में। ठीक है, तो TDS में इतना ही है, बाकी 192 के जो सेक्शंस हैं वो हम लोग एक अलग क्लास में करेंगे, मतलब उसके ऊपर एक स्पेशली क्लास बनाएंगे। ठीक है, उसके ऊपर एक स्पेशली क्लास बनाएंगे कि उसमें सारे के सारे सेक्शंस हों, क्योंकि उसमें सेक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसमें सेक्शंस क्या बेटा बहुत ज़्यादा है। चलो, तो इस वाली क्लास को आज खत्म करते हैं अपने लोग, 192, 194, 193 वाले सारे सेक्शंस के ऊपर क्लास बना देंगे। तो जितने भी बच्चे नए हैं आज पहली बार जुड़े बेटा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, पूरा का पूरा एक फ्री बैच आपको दिया है। ठीक है, अकाउंटिंग की 19 क्लासेस हैं, ऑडिटिंग की 6 क्लासेस हैं, और अब इनकम टैक्स की इतनी 10, आज की 10th क्लास है ना, अभी ये मतलब इसकी लगभग 15 क्लासेस हो जाएंगी। तो सही, अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लगती हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, दूसरों को शेयर करके, और बता सकते हैं कॉमर्स सेक्शन आपको किस तरीके से, पूरा अकाउंट्स का तो एक बैच फ्री दे ही रहा है, साथ में हमने आपको किसका इंग्लिश का भी एक फ्री बैच दे रखा है। ठीक है, मैम आपको इंग्लिश पढ़ाती है, तो आज से हमारी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगे। अभी 2-3 दिन क्लास नहीं है, आज शाम को 8 बजे मैम की लाइव क्लास भी होगी, 8 PM को क्या होगी, लाइव क्लास होगी अपनी इंग्लिश की। तो सभी बच्चे कनेक्ट होंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना तो है ही, पढ़ना एक डिफरेंट थिंग है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक डिफरेंट थिंग है। ठीक है बेटा, चलो तो कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।